जय हिंद दोस्तों। यूथ एजुकेशन एकेडमी बिगिनिंग ऑफ सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घरों पर बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बंधु यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी क्लास का नया नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास होगी हिंदी की, जिसमें हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। तो उससे पहले लास्ट क्लास में हमने वर्तनी कंप्लीट करी थी हिंदी की, अच्छे से टेस्ट भी लगाया था। तो आज दोस्तों विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं। तो विराम चिन्ह क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, विराम क्या होता है। तो विराम का मतलब होता है, विराम का जो अर्थ होता है वो होता है विश्राम, ठहरना, रुकना। तो ये होता है विराम का अर्थ। तो अगर विराम की बात अपने दैनिक जीवन से जोड़ के करें तो दोस्तों, जैसे कि हम कोई काम करते हैं, उसके बाद हम रुकते हैं, फिर से काम करते हैं। तो जो हम बीच में रुके तो हमने विश्राम लिया, ठहरे हम, उसके बाद फिर हमने आगे काम करा। तो उसी प्रकार जो हमें लेखन और बोलने में हमें विराम की आवश्यकता होती है, जिससे भाषा स्पष्ट और अर्थपूर्ण व भावपूर्ण हो जाए। अर्थात लिखित भाषा में भावों व विचारों के ठहराव यानी कि विश्राम को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम जो होता है हमारा, इस विराम का जो अर्थ है दोस्तों, विराम का जो अर्थ है वो होता है विश्राम, ठहराव या रुकना। तो दोस्तों, हमें किसी भी लेखन कार्य या फिर बोलने में थोड़े से ठहराव की जरूरत होती है, जिससे कि भाषा स्पष्ट हो जाए और उसका अर्थ भाव हमें बिल्कुल अच्छे से पता चल जाए कि इसमें अर्थ क्या आ रहा है और भाव क्या है। तो बात करें इसकी परिभाषा की दोस्तों, तो इसकी जो परिभाषा है, तो लेखन में भावों व विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है, तो ये चीज ध्यान देना है कि वाक्य के बीच में और अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो जैसे दोस्तों मैं एक वाक्य लिखता हूं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विराम चिन्ह का जो विचार है वो किस तरह से है। जैसे दोस्तों मैंने लिखा, रोको मत जाने दो। फिर मैंने इसी को 3 बार लिखूंगा। मैंने लिखा फिर से, रोको मत जाने दो। फिर मैं एक बार और लिख लेता हूं इसी वाक्य को, रोको मत जाने दो। तो अब ये वाक्य जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने 3 तरह से लिखा है, तो जिसमें कोई विराम चिन्ह नहीं लगा। अब इस वाक्य से अगर बात करें, पहले वाले वाक्य से कि रोको मत जाने दो, तो इसमें विराम चिन्ह ना होने की वजह से ना तो हमें अर्थ स्पष्ट हो पा रहा है। हाँ, भाषा तो ठीक है, समझ में आ रही है, मगर इसका ना तो भाव पता चल रहा है, ना हमें अर्थ स्पष्ट हो पा रहा है, यानी कि कुछ स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा। स्पष्ट नहीं हो पा रहा कुछ भी, तो कुछ स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा। अगर मैं दूसरे वाक्य में विराम चिन्ह यहां लगा दूं, तो रोको मत जाने दो, यानी कि यहां मैं हल्का सा रुका, उसके बाद मैंने फिर अगला शब्द बोले, रोको मत जाने दो। तो इसका जो भाव है, जो भाव आया इसका, वो आया छोड़ दो। मतलब कि मैंने कहा रोको मत, उसे मत रोको, जाने दो। तो इस विराम चिन्ह की वजह से इसका अर्थ भी स्पष्ट हो गया, इसका भाव का भी पता चल गया। फिर इसी प्रकार अगर मैं तीसरा वाक्य देखूं, तो अगर मैं इस विराम चिन्ह को यहां से बदल दूं, थोड़ा सा मैं यहां पे लगा देता हूं उस विराम चिन्ह को, तो इस वाक्य का फिर से अर्थ बदल जाएगा, भाव भी बदल जाएगा। तो रोको मत जाने दो,
जो इसका भाव आया, हमारा भाव क्या आया, जो भाव है वो है मतलब पकड़ लो, उसे पकड़ लो, ये हमारा भाव आया। तो जो इस तरह के विराम चिन्ह होते हैं तो वाक्य की स्पष्टता, अर्थ और भाव का पता बता देते हैं, जिससे कि उसमें हमें समझ में आता है कि इस वाक्य में क्या भाव है। तो इन्हीं विराम चिन्हों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे कामता प्रसाद गुरु जी हैं, उन्होंने विराम चिन्हों की संख्या दोस्तों कितनी बताई है, 20 बताई है। यानी कि 20 विराम चिन्ह होते हैं हमारे। कामता प्रसाद गुरु जी ने इनकी संख्या कितनी बताई है दोस्तों, 20 बताई है। विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। एक पूर्ण विराम ही ऐसा है जो हिंदी भाषा का है, बाकी जितने भी हमारे विराम चिन्ह हैं सारे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो दोस्तों अब इन्हें देख लेते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह है। 20 के 20 विराम चिन्हों को लिख के देखते हैं। तो दोस्तों कामता प्रसाद गुरु जी ने 20 विराम चिन्ह बताए हैं, जिसमें कि पूर्ण विराम हमारा हिंदी से लिया गया है, बाकी सारे जितने भी विराम चिन्ह है वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो अब इन्हें देख लेते हैं कि हमारे 20 विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला पूर्ण विराम चिन्ह होता है इस तरह से कि जो खड़ी पाई होती है वो पूर्ण विराम चिन्ह होता है, ये वाक्य के अंत में लगाया जाता है। इसके बाद ये होता है अपूर्ण विराम चिन्ह, ये तो विसर्ग टाइप होते हैं जिसमें कि विसर्ग का भ्रम हो जाता है, ये होता है हमारा अपूर्ण विराम चिन्ह। उसके बाद अर्ध विराम चिन्ह होता है, ये इस तरह से होता है अर्ध विराम चिन्ह। फिर अल्प विराम चिन्ह होता है जो वाक्य के नीचे लगाया जाता है, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह होता है जो क्वेश्चन मार्क होता है, वो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। एक होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, यानी कि जो विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेटरी साइन होता है इंग्लिश में। एक होता है उद्धरण या अवतरण चिन्ह, तो ये जो ऊपर लगता है वाक्य के, यानी कि डबल और सिंगल, यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह और सिंगल इकेहरा उद्धरण चिन्ह, तो इन्हें इन्वर्टेड कोमास होते हैं ये। एक होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को इंग्लिश में हाइपन बोलते हैं, छोटा सा लगता है ये दोस्तों। एक होता है निर्देशक चिन्ह, इस योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। कोष्टक चिन्ह होता है, कोष्टक चिन्ह इस तरह से बने होते हैं। एक होता है विवरण चिन्ह, अगर किसी चीज़ का विवरण देना हो तो इस तरह से लगाते हैं। उसके बाद होता है दोस्तों त्रुटिबोधक चिन्ह होता है, हंस पद होता है कि किसी भी वाक्य के ऊपर अगर कोई वाक्य बीच में छूट गया तो उसके ऊपर इस तरह से चिन्ह लगा देते हैं। एक होता है लाघव चिन्ह, यानी कि छोटा सा जीरो या डॉट होती है। दोस्तों नंबर 14 पे आता है लोप चिन्ह, जैसे कोई बात हमने बोली और बीच में चुप हो गए फिर उसके बाद दूसरी बात बोल दी तो वो लोप हो जाता है। उसके बाद होता है पुनरुक्ति चिन्ह होता है, इसे अनुवृत्ति चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे किसी वाक्य में किसी चीज़ का बार बार दोहराई जा रही है तो उसमें पुनरुक्ति चिन्ह लगता है। एक होता है रेखा चिन्ह, मतलब इसे अंडरलाइन बोलते हैं। किसी भी वाक्य में अंडरलाइन कर दिया तो उस पर मतलब जोर दिया गया है कि ये बात मतलब अंडरलाइन करी गई है। उसके बाद होता है तुल्यता चिन्ह, जो तुल्यता चिन्ह उसमें बराबर का साइन होता है। उसके बाद होता है अथवा चिन्ह या तिर्यक चिन्ह होता है, जैसे कि बीच में खड़ी लाइन खींच दें तो वो अथवा चिन्ह होती है। एक होता है दोस्तों तारक या पाद चिन्ह, जो स्टार बना देते हैं बीच में, वाक्य में किसी में लिखे हुए पर स्टार बना देते हैं, फिर उसका अर्थ अलग से बताते हैं, तो वो होता है हमारा तारक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह दोस्तों ये होता है हमारा कि बीच में इस तरह से और ये बना दिया तो ये हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। तो दोस्तों अब इन पे एक एक करके बात कर लेते हैं 20 के 20 चिन्हों पर। उसके बाद हम इन्हें जान जाएंगे कि हमारे कौन कौन से किस तरह से ये चिन्ह होते हैं। तो दोस्तों एक एक चिन्ह को अच्छी तरह से बताया जाएगा। तो दोस्तों ये पूर्ण विराम चिन्ह है, इस तरह से खड़ी पाई होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं फुल स्टॉप। जो इसका अर्थ होता है पूर्ण विराम का, जो इसका अर्थ है दोस्तों, यानी कि भली भांति ठहरना। तो पूर्ण विराम का जो प्रयोग किया जाता है वो वाक्य के अंत में किया जाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है भली भांति ठहरना, भली भांति ठहरना। तो ये जो पूर्ण विराम है, अगर हम जैसे कोई वाक्य है, हम वाक्य बोल रहे हैं जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाएं, तो वहां
किस चीज का? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। तो जो पूर्ण विराम चिन्ह है हमारा, ये जो क्वेश्चन मार्क है यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह को छोड़कर बाकी जितने भी चिन्ह हैं उनमें सब में पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। और ये जो विराम चिन्ह है ये वाक्य के अंत में लगता है, समाप्ति पर लगता है वाक्य की। जैसे मैं कोई वाक्य लिखूं, राम स्कूल जाता है, जाता है, पूर्ण विराम। उसके बाद लिखा मैंने बालक पढ़ता है, पूर्ण विराम। तो वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। और दूसरा, किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन किया जा रहा है तो वहां भी पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। जैसे कि कोई आ रहा है तो उसे बोलेंगे जैसे राम आ रहा है, यानी कि सजीव वर्णन है। और जैसे मैं बोलूं मुस्कुराता चेहरा, तो हम जैसे मुस्कुराता चेहरा बोला उसके बाद हम रुक गए, पूर्ण विराम लिया। उसके बाद फिर मैंने दूसरा बोला मनमोहक नेत्र, मुस्कुराता चेहरा, पूर्ण विराम लगाया। मैंने बोला मनमोहक नेत्र, फिर मैं पूर्ण विराम लगाया। तो मतलब यह है कहने का कि जब भी वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचारों का तार टूट जाए तो वहां पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग होगा। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन हो रहा है तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। जो हमारे श्लोक होते हैं, दोहे होते हैं, उनके अंतिम में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यह है दोस्तों हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। अब इसके बाद नेक्स्ट चिन्ह हमारा कौन सा है? नेक्स्ट चिन्ह है हमारा दोस्तों जिसे अपूर्ण या उपविराम चिन्ह। तो दोस्तों सेकंड है हमारा अपूर्ण विराम चिन्ह, इसे बोलते हैं उपविराम चिन्ह भी बोलते हैं। तो इसमें ये दो बिंदु लगे होते हैं जिसमें इसमें विसर्ग का भ्रम हो जाता है, विसर्ग का भ्रम हो जाता है। भ्रम तो किसी भी वाक्य में विसर्ग का भ्रम नहीं पैदा करना, जो ये होता है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोलन। तो हमारा उसमें हमने अभी जो पढ़ा था पूर्ण विराम, तो उससे जो कम ठहराव होता है, पूर्ण विराम से कम ठहराव होता है, पूर्ण विराम से कम ठहराव होता है इसमें। इसका प्रयोग जो होता है शब्द की सीमा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तथा संवाद लेखन जो होते हैं हमारे, लिखित संवादों में उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लिखित संवाद में उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तथा इसमें मजे की बात यह है कि जैसे हम कोई वाक्य समाप्त होने पर, वाक्य का तो समाप्त हो गया मगर उसका भाव समाप्त नहीं हुआ, तो जो अगली बात आएगी उसमें हमें एक जिज्ञासा बनी रहेगी उसमें जानने के लिए कि जैसे कि आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या होगा। तो जैसे अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी देखते देखते उसमें ब्रेक आ गया, ऐड आ गया, तो उसके बाद हम सोचने लगे कि यार आगे क्या होगा, इसमें ये बचा पाएगा या ये कुछ कर पाएगा। तो वही इस चीज़ में आती है कि एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आगे क्या होगा। तो जैसे मैंने लिखा मेरे पास तेरे लिए एक सूचना है। ठीक है, मैं इतना कह के रुक गया कि मेरे पास तेरे लिए एक सूचना है। तो अब सामने वाला ये सोचने लगा कि यार पता नहीं ऐसी कैसी सूचना है, बता भाई क्या बात है ऐसी, क्या। मैं सोचता रहा, विचार करा। तो फिर मैंने उससे दोबारा कहा कि मेरे पास तेरे लिए एक सूचना है। मैं पूर्ण विराम से हल्का ठहराव लिया, तेरे स्थानांतरण की चर्चा हो रही है। तो स्थानांतरण की चर्चा हो रही है।
तो जैसे मैंने ये वाक्य बोला, इसमें मैं हल्का सा मतलब कि जो पूर्ण विराम है उससे कम ठहराव लिया। उसके बाद मैंने तेरे स्थानांतरण की चर्चा हो रही है, तो सामने वाला जो बंदा है वो सोचने में लग गया कि यार ऐसी पता नहीं क्या बात हो गई जो इतनी बड़ी बात बोल रहे। तो इसमें यही चीज़ है कि जब भी हम बोलते हैं तो वाक्य तो मतलब पूरा हो गया मगर उसका भाव बना रहता है। वाक्य तो पूरा हो जाता है मगर उसका भाव समाप्त नहीं होता, वो बना रहता है। तो इसी में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है संवाद लेखन में। जो संवाद लेखन होते हैं, एकांकी लेखन में, एकांकी लेखन में, तथा जो नाटक लेखन होते हैं, नाटक लेखन में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई नाटक प्ले हो रहा है, उसमें राम बोलता है, जैसे राम ने कहा, क्या तुम घर जा रहे हो? उसके बाद मोहन जवाब देता है, नहीं, अभी नहीं। तो इस तरह से इसका हम अपूर्ण विराम चिन्ह यानी कि जिसमें कम ठहराव होता है, इस तरह से इसमें इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों तीसरा है हमारा अर्ध विराम। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपूर्ण विराम से भी, अपूर्ण विराम से भी कम ठहराव होता है। अपूर्ण विराम से कम ठहराव होता है। तो अर्ध का मतलब आधा, अपूर्ण विराम से भी आधा ठहराव है इसमें। तो ये होता है जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा हो और दूसरे का भाव पहले वाले वाक्य में पूरा हो, तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। इसमें जब एक बात एक ही तरीके से कही जाएगी तो भी हम यहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। और जैसे दो या दो से अधिक उपाधि हो तो उनके बीच में अर्ध विराम का प्रयोग करा जाता है। जैसे मैंने लिखा MA, उसके बाद लगाया अर्ध विराम BEd, दूसरा MA, फिर लगाया मैंने अर्ध विराम चिन्ह PhD। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह धूर्त आदमी है, ऐसा उसके मित्र कहते हैं। वह धूर्त आदमी है, ऐसा उसके मित्र कहते हैं। तो अब इसमें जो अर्ध विराम है वो कहां लगेगा, यहां पे लगेगा, क्योंकि इस वाक्य एक वाक्य का भाव दूसरे में जा रहा है और दूसरे का भाव पहले वाले में आ रहा है। इसी तरह से उसकी बहन बीमार है, इसीलिए वह स्कूल नहीं जा सका। उसकी बहन बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं जा सका। तो इसमें ही है, इसी जगह यहां पे अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अगर मिश्रित वाक्य में प्रधान वाक्य हो तो वहां भी अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जब मेरे पास रुपए होंगे, उसके बाद अर्धविराम, तो मैं उसकी सहायता कर दूंगा। तो इस तरह से ये होता है हमारा अर्धविराम। दोस्तों नंबर 4 है हमारा अल्पविराम, जो कि किसी वाक्य में शब्द के नीचे लगता है।
इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोमा। इंग्लिश में इसे कोमा बोलते हैं। इसमें बहुत ही कम ठहराव होता है तथा इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है, क्योंकि इसे ये जो कोमा है ये बहुत जगह प्रयोग करा जाता है। जैसे एक ही प्रकार के शब्द हों तो उनमें प्रयोग किया जाएगा, जैसे राम कोमा सीता कोमा गीता। संयोजक शब्द होंगे जैसे हमारे एवं, व, और, तथा आदि। तो जो दो संयोजक शब्द होंगे उनसे पहले किसी भी वाक्य में जब दो संयोजक शब्द होंगे, तो जैसे संयोजक शब्द हुए हमारे, संयोजक शब्द दो के बीच आएगा, तो दो के जो बीच आएगा उससे पहले वालों में ये क्या होगा, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे मैंने लिखा राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो इससे जो पहले वाले शब्द आ रहे हैं इनमें अल्प विराम का प्रयोग हो रहा है। अब होता है हमारा वाक्य में संज्ञाएं, विशेषण, क्रियाओं के बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भाई थे। उसके बाद वह सुंदर, सुशील, नम्र और दयालु थे, तो उससे पहले इस तरह से अल्प विराम का प्रयोग हुआ। उसके बाद वह साथ खेलते, पढ़ते और नहाते थे। अब नंबर 4 है, इसका पॉइंट है हाँ, नहीं, जी, बस, अतः, अतएव, निष्कर्ष आदि से शुरू होने वाले जो वाक्य होंगे उसमें हमारा अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि मैं कहूं जी हाँ, मैंने बार बार सावधान किया था उसे, तो इस प्रकार के वाक्यों में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम में बहुत ही कम ठहराव। तो कुछ पॉइंट और हैं दोस्तों, जैसे दी गई संज्ञा सर्वनाम के विषय में सूचना देनी हो तो उनसे पहले तथा बाद में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रावण लंका का राजा एक विद्वान था, तो संज्ञा सर्वनाम के पहले और बाद में भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है किसी व्यक्ति को संबोधित करने में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन जरा इधर आओ, तो जैसे मोहन बोला उसके बाद अल्प विराम लिया, उसके बाद जरा इधर आओ ये लिखा, उसके बाद पूर्ण विराम। कुछ शब्दों के स्थान पर भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह जहां जाता है बैठ जाता है, तो जहां ये अल्प विराम चिन्ह आया है इसकी जगह वह जहां जाता है बैठ जाता है, तो जो अल्प विराम चिन्ह आया है ये वहां की जगह प्रयोग किया गया है। अगर अल्प विराम ना होता तो अगर इस वाक्य को हम पढ़ते तो वह जहां जाता है वहां बैठ जाता है। तो वाक्य मतलब कुछ वाक्य शब्दों के स्थान पर भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वह कब तक आएगा कहा नहीं जा सकता, तो यहां जो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसकी जगह हम यह प्रयोग करते। अगर अल्प विराम चिन्ह होता तो यह प्रयोग करते, वह कब तक आएगा यह कहा नहीं जा सकता। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें अल्प विराम शब्दों को गायब कर देता है, शब्दों का ही लोप कर देता है। वाक्य के बीच में कुछ शब्दों से पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे पर, इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि आदि ऐसे शब्द हैं, तो इनसे पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण लिखा मैंने, वह विद्यालय न जा सका क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था, वह विद्यालय न जा सका क्योंकि वह बीमार था। तो दोस्तों इस तरह की जो हमारे चिन्ह होंगे अल्प विराम के, तो ये इतने सारे पॉइंट हैं, बस आसान आसान है, तो ध्यान रखना है कि इस तरह के अगर कोई वाक्य आता है तो अल्प विराम का चिन्ह कहाँ करना है प्रयोग, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी भाई बंधु इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों उसके बाद आता है हमारा यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आता है नंबर 5 पर, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जो इसका चिन्ह होता है वो इस तरह से बना होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो भी प्रश्न का बोध कराएंगे उसके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं लिखूं वह कौन है, तुम कहां
तुम कहाँ जा रहे हो। तो इनमें प्रश्न का बोध हो रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आ गया। उसके बाद प्रश्न के भाव वाले वाक्य में प्रश्न का चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अगर प्रश्न का भाव हो तो जैसे मैं लिखा, तुम बाजार जा रहे हो, तो इसमें कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह तो दिखाई नहीं दे रहा, प्रश्न तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मगर इसमें भाव है, तो भाव आने की वजह से प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। उसके बाद आता है दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है हमारा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये जो होता है, इस चिन्ह का प्रयोग होता है किसी को संबोधित करने में। इसे आश्चर्य चिन्ह भी बोल देते हैं। किसी को संबोधित करते हुए हर्ष, उल्लास, करुणा, भय, क्रोध आदि में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैं लिखा, जैसे अरे वह पास हो गया, वह पास हो गया, तो हम एक यहां आश्चर्य बना मान रहे हैं, अरे वह पास हो गया। उसके बाद वाह, मैं लिखा वाह, आप यहां कैसे पधारे। जैसे मतलब मैंने बोला वाह आप यहां कैसे पधारे, तो इस तरह के वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा उद्धरण चिन्ह होता है, उसे हम अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं, जिसे हम इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं। कौन सा होता है? उद्धरण चिन्ह, इसे अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं। तो ये होते हैं दोहरे उद्धरण चिन्ह, और ये होते हैं सिंगल उद्धरण चिन्ह होते हैं। तो किसी का भी नाम लेना हो, वाक्य, वाक्यांश या लेखक, कवि का नाम हो, पुस्तक का नाम हो, तो यानी कि इकैरा चिन्ह लगता है। अगर कोई बात कहनी हो, कथन, प्रत्यक्ष कथन, कहावत, पंक्ति बतानी हो, तो हमारा इसका चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे मैंने लिखा रामायण, महाभारत, उसके बाद लिखा मैंने गोदान। तो इस तरह से हमारा इकेरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई प्रत्यक्ष कथन, कहानी, कहावत, मुहावरे हो तो उसमें हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, कि लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। तो इसमें हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे, इनमें दोहरे और इकेरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों योजक चिन्ह होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपन। तो ये जो होता है, ये दो विपरीत शब्दों के बीच सहचर शब्द होंगे और हमारे संयुक्त क्रियाएं होंगी, दो प्रधान खंड होंगे, उनके बीच ये शब्द योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिखूं लाभ, हानि, मैं लिखूं दिन रात, माता, पिता। तो इन शब्दों के बीच में
ये योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा निर्देशक चिन्ह। जो निर्देशक चिन्ह है इसे इंग्लिश में डैश बोलते हैं। तो ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग होता है वो संवाद को लिखने तथा अन्य किसी का विवरण देने में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखूं राम, मैं लिखा राम, उसके बाद डैश लगाई, मैं बाजार जा रहा हूं, तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ। तथा जो शब्द होता है ना जैसे, तो जैसे के बाद निर्देशक चिन्ह लगता है यानी कि डैश लगती है। हम उदाहरण लिखते हैं तो उदाहरण के बाद डैश लगती है, निर्देशक चिन्ह लगता है। हमने कोई नोट लिखा, नोट लिखने के बाद डैश का प्रयोग होता है। अब होता है कोष्टक चिन्ह। तो दोस्तों कोष्टक चिन्ह का जो प्रयोग होता है वाक्य में किसी पद का अर्थ बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। वाक्य में किसी पद का अर्थ बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कोई वाक्य में कोई ऐसा शब्द आएगा जिसका अर्थ नहीं पता, तो उसे हम क्या करेंगे, कोष्टक चिन्ह लगा के उसमें फिर अर्थ लिख देंगे। जैसे मैं लिखूं, जैसे वह अनवरत काम करता है। मैंने लिखा जैसे वह अनवरत काम करता है। तो अब इसमें एक शब्द आया अनवरत, जो शब्द आया इसका हमें अर्थ नहीं पता, तो कोष्टक चिन्ह का मतलब ये हुआ कि इसका जो अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम इस तरह से कोष्टक चिन्ह बनाएंगे। इसका मतलब है लगातार। तो जो वह अनवरत मतलब अनवरत काम करता है, वह लगातार काम करता है। इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। एक और लिख देता हूं मैं, जैसे मैं लिखा मैं आपकी सामर्थ्य, मैं आपकी सामर्थ्य को जानता हूं। तो मैंने इस तरह से ये वाक्य लिखा, मैं आपकी सामर्थ्य को जानता हूं। तो अब हमें इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हमने कोष्टक चिन्ह लगाया, उसके बाद शक्ति लिख दिया इसमें कि मैं उसकी शक्ति को जानता हूं। तो इस तरह से हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी भी वाक्य में बीच में अर्थ समझने के लिए उसमें हम कोष्टक चिन्ह लगा देते हैं और उसका अर्थ वहां पे लिख देते हैं। तो हमारा ये होता है कोष्टक चिन्ह। अब आता है दोस्तों इसमें विवरण चिन्ह क्या होता है। विवरण चिन्ह समझ लेते हैं एक बार। किसी पद की व्याख्या करने में, सूचना निर्देश देने में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने लिखा, जैसे जय शंकर प्रसाद ने कहा है, उसके बाद हमने क्या लगाया, विवरण चिन्ह लगाया। जयशंकर प्रसाद ने कहा, उसके बाद विवरण चिन्ह लगाया कि जीवन विश्व की संपत्ति है। जीवन विश्व की संपत्ति है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज का विवरण देना चाहते हैं, सूचना निर्देश देना चाहते हैं, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों त्रुटिबोधक चिन्ह। तो त्रुटिबोधक चिन्ह वह चिन्ह होता है दोस्तों, अगर जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं तो वाक्य लिखते हुए अगर हमसे कोई शब्द छूट जाए, कोई गलती हो जाए किसी तरह की, तो हम उसे सुधारने के लिए क्या करते हैं, त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उस जगह हम त्रुटिबोधक चिन्ह को लगा देते हैं। तो जैसे मैंने लिखा, जैसे राम ने मारा था। जैसे मैंने लिखा राम ने मारा था, तो राम ने क्या मारा था, इसमें कुछ
समझ में नहीं आ रहा, हमें गलती दिखाई दे रही है, इस वाक्य में पूरे में गलती दिखाई दे रही है। राम ने मारा था, तो अब हमें गलती दिखाई दी तो हमने यहां त्रुटिबोधक चिन्ह लगा दिया। तो जब इसका दोबारा से अर्थ स्पष्ट करने के लिए, त्रुटि को खत्म करने के लिए हमने क्या लिखेंगे, यहां राम ने रावण मारा था। तो इस तरह के वाक्य में कोई भी अगर हमसे त्रुटि छूट हो जाती है वाक्य में, तो वहां त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखूं, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। तो मैंने लिखा स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। तो स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, तो अब इस वाक्य में आपको इसे पूरा सही दिखाई नहीं दे रहा होगा कि इसमें दिखाई दे रहा है कि स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा कैसा अधिकार है, क्या है, तो हमें त्रुटि दिखाई दे रही है इस वाक्य में। जब हमें त्रुटि दिखाई देगी तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोस्तों, तो यहां हम त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जब हमने त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करा है, जो हमें गलती दिखाई दे रही है हम उसके नीचे लिख देंगे जो हमसे छूट गया है, यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अब अगर हम इस वाक्य को पूरा पढ़ेंगे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इस तरह से त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो अब दोस्तों जो अगला है, इसमें लाघव चिन्ह या संकेत चिन्ह क्या होता है। लाघव चिन्ह या संकेत चिन्ह वो होते हैं जो बड़े बड़े शब्दों को छोटा कर दें। जो बड़े बड़े शब्द होते हैं उन्हें छोटा कर देंगे, तो उस वहां पर लाघव चिन्ह या संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जो लाघव चिन्ह संकेत चिन्ह होता है, जैसे मैं कोई शब्द लिखूं, बड़े बड़े शब्दों को छोटा कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा डॉक्टर, तो डॉक्टर एक शब्द लिखा, अगर हम इसे और भी छोटा करके लिखना चाहें तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जैसे मैं लिख दूं डॉक्टर, तो डॉक्टर इस तरह से लिख दिया, या फिर डॉक्टर इस तरह से भी लिखा जाएगा, डॉक्टर में यहां बिंदा लगा दो। उसके बाद मैंने लिखा दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश को छोटा किया जाए तो ऊ बनाया, फिर इसके बाद प्र बनाया, ये उत्तर प्रदेश हो गया। तो दोस्तों लाघव चिन्ह यानी कि संकेत चिन्ह का हम इस तरह से प्रयोग करते हैं। एक होता है दोस्तों लोप चिन्ह। तो लोप चिन्ह वह चिन्ह होता है दोस्तों जिसमें हमने कोई बात बोली, ठीक है, बात बोलते बोलते हम बीच में रुक गए, गायब कर दी, फिर उसके बाद हमने अगली बात बोल दी। तो इस तरह के जो होते हैं वो लोप चिन्ह होते हैं कि छोड़े गए अंश तो गोपनीय व अश्लील पदों को छुपाने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका रिक्त स्थान में हो गया, कहानी में हो गया, तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया। तो जैसे मैं लिखूं, एक मैं वाक्य लिखता हूं, उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अरे, मैं लिखा अरे, अभी तक तुम, उसके बाद तुम चुप हो गए, यहां तक अरे अभी तक तुम, चलो आओ बैठो खाना खाते हैं। तो हमने जैसे इसका लोप कर दिया, बात का लोप ही कर दिया। दूसरा वाक्य में लिखा राम स्कूल से, फिर मैंने यहां रिक्त स्थान दिया, जाता है। तो राम स्कूल से जाता है, रिक्त स्थान दिया। अब राम कहां जाता है, घर जाता है, सिनेमा जाता है, कहीं भी जा सकता है। तो इस रिक्त स्थान में कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार के जो होते हैं दोस्तों लोप चिन्ह होते हैं। लोप चिन्ह इस तरह से भी होगा और इस तरह से क्रॉस क्रॉस भी होते हैं, छोटे छोटे। एक होता है दोस्तों पुनरुक्ति चिन्ह होता है, पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह होता है। जैसे किसी शब्द को बार बार लिखने से अगर हमें रोकना है, बचना है, तो हम उसे पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैं लिखूं, मैंने लिखा जैसे चीनी लिखा 2 किलो, मैंने लिखा दाल 5 किलो, मैंने लिखा मटर 3 किलो। तो इस तरह से किलो की जो पुनरावृत्ति है, यो रोकने के लिए हमने अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह का प्रयोग करा। उसके बाद आता है दोस्तों रेखा चिन्ह। रेखा चिन्ह उसके बाद दोस्तों अब होता है रेखा चिन्ह। रेखा चिन्ह क्या होता है,
रेखा चिन्ह। तो रेखा चिन्ह हमारा जो होता है दोस्तों, जो किसी भी शब्द या वाक्य या पूरे वाक्यांश के नीचे खींच दी जाती है रेखा, यानी कि इसका किसी भी शब्द या वाक्य का अर्थ महत्वपूर्ण जो हो उसे दिखाने के लिए रेखा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे रेखांकित चिन्ह भी बोलते हैं, रेखा चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे मैं लिखूं गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। मैंने इस तरह से लिखा गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। तो इस तरह वाक्य में हमें रेखा चिन्ह से ये पता चल जाएगा कि कोई भी अगर उस पर हम ध्यान देंगे कि वो महत्वपूर्ण बात है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे मैं अगर इस वाक्य में देखूं तो गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, तो मतलब एक नॉर्मल वाक्य समझोगे कि इसमें ऐसा कुछ खास ही नहीं है। अगर मैं यहां इसे अंडरलाइन कर दूं, मतलब रेखा चिन्ह इसके नीचे लगा दूं, तो गोदान जो उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, तो इस बात को मैंने रेखांकित कर दिया। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह होता है हमारा। तो जो तुल्यता सूचक चिन्ह होता है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी भी शब्द के अर्थ दिखाने के लिए तुल्यता का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखा धरा, तो धरा मतलब पृथ्वी। मैं लिखा पाषाण, तो पाषाण तुल्यता चिन्ह लगाया इसमें, इसका मतलब होता है पत्थर। तो इस तरह से मैंने तुल्यता चिन्ह देखा। उसके बाद होता है एक दोस्तों अथवा चिन्ह। एक होता है अथवा चिन्ह, या इसे क्या बोलते हैं, तिर्यक चिन्ह भी बोल देते हैं, तिर्यक चिन्ह। तो जो तिरछी लाइन होती है ना इस तरह से, तो ये अथवा चिन्ह होता है। तो जैसे मैंने लिखा गाय अथवा घोड़ा, कोमा में लिखा आकाश अथवा पृथ्वी। तो इस तरह से हमारा अथवा चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद एक चिन्ह और होता है, एक चिन्ह होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं तारक चिन्ह या पाद चिन्ह। तो तारक चिन्ह या पाद चिन्ह वो चिन्ह होता है दोस्तों, जैसे कोई हमने वाक्य लिखा, अगर उसमें कोई जरूरी बात है तो उसके ऊपर हम स्टार लगा देते हैं, यानी कि तारक चिन्ह या पाद चिन्ह लगा देते हैं हम उसके आगे। तारक चिन्ह इसे हम बोलते हैं पाद चिन्ह भी बोलते हैं। तो इस तरह से एक ये स्टार होता है, तो ये लगा देते हैं। जब किसी वाक्य में किसी विषय को विशेष तौर पर दिखाना हो तो हम उसे स्टार लगा देते हैं। जैसे मैंने लिखा राम चरित मानस, उसके ऊपर मैंने स्टार लगा दिया। रामचरितमानस हमारे देश, रामचरितमानस हमारे देश में अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। रामचरितमानस हमारे देश में अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। मैंने इस तरह से लिखा। तो अब मैंने कोई एक खास बात देखी, एक विषय पर बात बता रहे हैं, तो रामचरितमानस पे मैंने स्टार लगा दिया। तो अगर हम इसे इसका अर्थ स्पष्ट करना हो तो पहले हम स्टार लिखेंगे। स्टार लिखने के बाद हम लिखेंगे रामचरितमानस से हमारा तात्पर्य तुलसी जी द्वारा कृत महाकाव्य से है। इसका हम लिखेंगे रामचरितमानस, रामचरितमानस से हमारा तात्पर्य तुलसी जी द्वारा कृत महाकाव्य से है। तो दोस्तों ये हमारे 20 के 20। उसके बाद आता है एक समाप्ति सूचक, लास्ट बचा है समाप्ति सूचक चिन्ह।
तो दोस्तों समाप्ति सूचक चिन्ह क्या होता है? तो समाप्ति सूचक चिन्ह ये होता है किसी भी लेख या पाठ या पुस्तक का समाप्त करते हैं उसे, तो वहां समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह होता है वो इस तरह से, ये समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। तो दोस्तों विराम चिन्ह हमने अच्छे से पढ़े, कंप्लीट करे। उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ आई होगी अच्छे से। और जो आप बाकी इसमें टेस्ट लगाएंगे तो टेस्ट में सारे विराम चिन्ह क्लियर हो जाएंगे। जो 2 से 3 नंबर है वो आपका एक भी कट के नहीं जाएगा किसी भी तरह से। तो जुड़े रहिए यूथ एजुकेशन एकेडमी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी क्लास आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।